स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुअप कॉमर्स क्लासेस और मैं आपका मेंटर सुमित अरोड़ा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अब तक के पिछले वीडियो में बैंकिंग से रिलेटेड अपने टॉपिक को कंप्लीट किया था। दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी अपन लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। ये कौन फ्रेम करता है स्टूडेंट्स? कौन फ्रेम करता है बताइए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई बनाती है क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। बेटा क्यों बनाती है? द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेमिंग रिजर्व द पॉलिसी दैट इज द क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी बाय आरबीआई इज टू कंट्रोल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। नाउ देखो बेटा, इकोनॉमिक सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकों के पास, कमर्शियल बैंकों के लिए ये पॉलिसी बनाती है। इसके दो टूल है, एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, ये क्या है? एक होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, ये क्या है समझते? क्वांटिटेटिव टूल्स हर उस टूल को कहते हैं जो सेंट्रल बैंक बना रही है और हर कमर्शियल बैंक को उसको फॉलो करना है मैंडेटरीली। All those tools which are framed by central bank for commercial banks, and every commercial bank are bound to follow those tools, those rules. ठीक है, समझते हैं। सबसे पहला क्रेडिट कंट्रोल टूल है बैंक रेट। जब एक नॉर्मल इंडिविजुअल को लोन लेना होता है तो वो कहाँ जाता है? कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक के पास अगर लोन लेने जाएगा तो कमर्शियल बैंक उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी क्या? बिल्कुल करेगी। उसको हम जनरली कहते हैं इंटरेस्ट रेट। अब लेकिन जब कभी भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है, वो कहां जाएगी? सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। वापस समझना, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है और जो रेट चार्ज करता है उसको कहते हैं बैंक रेट। आई रिपीट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑन कमर्शियल बैंक वाइल गिविंग लॉन्ग टर्म लोन्स टू बैंक। यहां पर लॉन्ग टर्म वर्ड को अंडरलाइन जरूर करना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक रेट एप्लीकेबल होता है लॉन्ग टर्म के लिए। द रेट विच इज चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑन कमर्शियल बैंक्स व्हाइल गिविंग लॉन्ग टर्म लोन्स टू देम। इसके बाद आता है रेपो रेट। सेम का सेम, डिफरेंस सिर्फ टर्म का है। यहां लॉन्ग था, यहां शॉर्ट टर्म हो जाएगा। मतलब the rate which is charged by central bank on commercial banks while giving short term loans to them। जब कभी भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है शॉर्ट टर्म के लिए और जो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है उसको कहेंगे रेपो रेट। अब यहां पर एक नया टर्म दिया है, रिवर्स रेपो रेट। ये क्या है बेटा? समझना, रिवर्स रेपो रेट एक वो पर्टिकुलर रेट है जहां पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन दे रही है। बिल्कुल सही बोल रहा हूं, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन दे रही है। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर जब प्रिंट ही इंडियन इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक है तो वो क्यों पैसे लेगी? देखो बेटा, कहने को करेंसी इश्यूइंग अथॉरिटी सेंट्रल बैंक के पास है, इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल बैंक का जब मन करेगा उस समय नोट छापने लगेगी, नहीं। जब कभी भी सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस ऑफ मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई का मतलब इकोनॉमी में ज्यादा, इकोनॉमी में पैसा कितना है, भी ये मैं मनी चैप्टर में बहुत डिटेल में क्लियर करूंगा, बहुत डिटेल में। फिलहाल अभी 1 मिनट के लिए समझ लो, मनी सप्लाई का मतलब हमारे इकोनॉमी में कितना पैसा अवेलेबल है। अब यहाँ पे वापस से समझा रहा हूं, जब कभी भी सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि कमर्शियल बैंक के पास बहुत एक्सेस में फंड्स रखे हुए हैं, अब वो उनसे पैसा ले लेता है। क्यों लेता है? इसका रीजन है। देखिए, अगर कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा तो बट ऑब्वियसली बात है कमर्शियल बैंक उसको थोड़े से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके पब्लिक को दे देगी।
अब अगर पब्लिक अपनी बोरोइंग्स बढ़ा लेगी तो प्रैक्टिकली रूप से इकोनॉमिक सिस्टम में इन्फ्लेशन लेवल भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा ना। इसीलिए इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट का लालच देती है। लालच वर्ड नहीं बोल रहा, लेकिन प्रैक्टिकली मतलब यही है। सेंट्रल बैंक जब रिजर्व बैंक या कमर्शियल बैंक से लोन ले रही है, द रेट विच इज चार्ज बाय कमर्शियल बैंक, समझना, द रेट विच इज चार्ज बाय कमर्शियल बैंक ऑन सेंट्रल बैंक वाइल गिविंग लोन्स टू देम। यानी कि जब कभी भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लोन ले रहा है तो कमर्शियल बैंक भी तो उसको इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो वो हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। कहने को है कमर्शियल बैंक रेट चार्ज कर रही है, लेकिन डिसाइड आरबीआई ही करती है। नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। According to this particular tool, Reserve Bank of India and commercial banks are buying and selling of government securities to one another. According to this particular tool, सेंट्रल बैंक और रिजर्व कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, ये दोनों एक दूसरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते बेचते हैं, बाय एंड सेल। आरबीआई एक्टिंग एज अ बायर एंड अ सेलर, कमर्शियल बैंक इज आल्सो एक्टिंग एज अ बायर एंड अ सेलर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, लीगल रिजर्व रेशियो। देखो, जो भी पैसा हम जमा करते हैं, अपन लोग बैंक में जाते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, हर कमर्शियल बैंक के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक फ्रैक्शन रिजर्व रखे। ठीक है, वापस से बोलता हूँ, it is mandatory for every commercial bank to keep some part of every deposit as a part of reserve. उसको कहेंगे लीगल रिजर्व रेशियो। कानूनी, लीगल मतलब कानूनी, रिजर्व मतलब संचय, रखना फंड, जैसे रेशियो आपके डिपॉजिट का। तो लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब क्या हो गया? इट इज अ टूल विच सिग्निफाइज दैट द सम पार्ट ऑफ एवरी डिपॉजिट is mandatorily need to keep as a reserve by commercial bank. Now, अब इसके अंदर दो सब प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, एक है CRR, एक है SLR। एक एक करके समझते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन लिया है, तो कमर्शियल बैंक को भी तो आरबीआई को देने के लिए पैसा रखना पड़ेगा अपने पास, उसको इकट्ठा तो रखना पड़ेगा ना अपने पास। कैश रिजर्व रेशियो, कैश का रिजर्व। CRR टोटल रिजर्व का एक वो पर्टिकुलर पोर्शन होता है, फ्रैक्शन होता है, जो कमर्शियल बैंक अपने पास रख रही है आरबीआई को देने के लिए। CRR is that part of total reserve which commercial bank keep with themselves in order to give it to RBI. और SLR statutory liquidity ratio। देखो, एक एग्जांपल को समझना। मानकर चलो एक सेकंड के लिए अगर मैं बोलूं कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपीस रखें, एग्जांपल दे रहा हूं, समझना। अब अगर एक डिपॉजिट होल्डर है, उसके अकाउंट में 10 लाख रुपीस हैं, और कल को मॉर्निंग में बैंक ओपन हुआ, लेट अस सपोज 10 o'clock पे, 10:30 पे जाकर क्या वो पैसे विड्रॉ करने की अगर सोचे, सपोज मान लो 6 लाख 7 लाख रुपीस विड्रॉ करने, तो क्या वो विड्रॉ नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो अब अगर वो पैसे विड्रॉ करने गया तो कमर्शियल बैंक क्या उसको ये बोलेगा, सर अभी हमारे पास इतना रिजर्व नहीं है, आप बाद में आना, तब आपको पैसा देंगे? नहीं। यानी कि हर कमर्शियल बैंक को भी अपने पास कुछ फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है कि कल को कोई अकाउंट होल्डर अगर मांगने आ गया तो हम पैसा कहां से देंगे। यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टोटल रिजर्व विच इज मेंटेन्ड बाय कमर्शियल बैंक इन लिक्विड फॉर्म। It is that part of reserve which is maintained by commercial bank in liquid form. ये हो गया statutory liquidity ratio. इन्फ्लेशन के समय क्या होता है, डिफ्लेशन के समय क्या होता है, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं, ये मतलब सेंट्रल बैंक कैसे यूज करती है, मैं अभी 2 मिनट बाद आपको बताऊंगा। प्लीज पहले जैसे ये टूल समझाएं, मैं रिमेनिंग इधर के टूल समझाऊं।
क्वालिटेटिव, उसके बाद फिर मैं आपको एक साइकिल समझाता हूँ। देखिए अभी जरा, अब आते हैं क्वालिटेटिव टूल्स पे। स्टूडेंट थोड़ा सा समझना, क्वालिटेटिव टूल्स जो होते हैं बेटा, वो क्वालिटेटिव टूल्स डिपेंड करता है, मतलब इट इज आल्सो नोन एज सिलेक्टिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स वो पर्टिकुलर टूल्स होते हैं जो डिपेंड करता है कमर्शियल बैंक के ऊपर, किस पर्टिकुलर लेवल तक वो उसको मानते हैं। अब देखो यहां पर पहला टर्म है जिसको हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन क्या है? मार्जिन एक प्रकार का डिफरेंस होता है बेटा। मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन डिसबर्स एंड द वैल्यू ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी केप्ट एज रिजर्व। एक एग्जांपल देता हूं, मानकर चलो मैंने बैंक में, फॉर एग्जांपल समझना, मैंने बैंक में एक कार के लिए लोन के अप्लाई करने गया, ठीक है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो कार सपोज आ रही मान लो 7 लाख की, तो मैं 7 लाख की कार के बदले में क्या बैंक मुझे 7 लाख का लोन दे देगा? नहीं देगा। बैंक विल डिसबर्स मी लोन, लेट अस सपोज से मानकर चलो 5,40,000। तो अब जो भी अमाउंट उसने बैंक ने मुझे नहीं दिया, सपोज 1,60,000 नहीं दिया, तो ये जो 21% जो बैंक ने नहीं दिया ना, ये हो गया उसका 21%। एग्जांपल दे रहा हूं, तो मान लो ये हो गया रिजर्व मार्जिन, यानी कि समझना जरा प्लीज, एक मिनट वापस से समझाता हूं। मैं 1,00,000 रुपए का गोल्ड बैंक में रख के आता हूं, और बैंक ने मुझे उस 1,00,000 रुपए की गोल्ड की वैल्यू की जगह सपोज 75,000 का लोन दिया, तो 25,000 इज द मार्जिन। तो मार्जिन इज द डिफरेंस, practically margin is the difference between amount of loan granted and the value of collateral security kept as reserve। मार्जिन वो डिफरेंस होता है। जैसे अपने इस एग्जांपल के हिसाब से 1,60,000 मार्जिन है, तो ये हमारा मार्जिन मनी हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। मार्जिन के बाद रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। देखो बेटा, हर कमर्शियल बैंक के लिए रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब, जैसे हम कहें कि हर कमर्शियल बैंक के ऊपर अपने हिसाब से लोन देने का क्राइटेरिया है, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं प्योर जो भी चीजें समझा रहा हूँ सिर्फ एक एग्जांपल्स की हेल्प से समझा रहा हूँ, इसलिए प्लीज समझना। जैसे मानकर चलो एसबीआई ने बोला कि मैं केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को ही लोन दूंगी, या आईसीआईसीआई ने कहा मैं तो केवल उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लोन दूंगी जिसकी सैलरी ऑन एन एवरेज 40,000 50,000 का ब्रैकेट है। तो मतलब रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का राशन बांटना। हर कमर्शियल बैंक अपनी खुद की कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली क्रेडिट देने का एक क्राइटेरिया सेट कर लेता है, उसके हिसाब से लोन देता है। नेक्स्ट है मॉरल सुएशन। स्टूडेंट एक बात समझना, देखिए जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को जब लोन देती है, तो कमर्शियल बैंक का सारा डिटेल बैंक के पास होता है, रिजर्व बैंक के पास होता है। तो रिजर्व बैंक भी तो कमर्शियल बैंक को ओरल एक एडवाइस दे सकती है कि फॉर एग्जांपल तुम इस तरीके के सेगमेंट को लोन दे रहे हो, वहां से लोन रिकवरी नहीं हो रही, तो इस तरीके से पेनल्टी चार्ज करो, या ऐसा, मतलब वेयर रिजर्व बैंक इज एक्टिंग एज एन एडवाइजर, वेयर रिजर्व बैंक एक एडवाइजरी फंक्शन कर रहा है, कमर्शियल बैंक को एडवाइस कर रहा है, गाइड कर रहा है रिगार्डिंग लोन पेमेंट, उसको कहते हैं मॉरल सुएशन। तो ये हमारे हो गए बेसिक टूल्स। इसी पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, अब जो मैंने आपसे कहा था कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के समय हम कंट्रोल कैसे करते हैं, ध्यान से समझना, समझाता हूं भैया मैं। स्टूडेंट्स बढ़ाते हैं टॉपिक को। जो भी अभी तक आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी, अब उस मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक यूज कैसे करता है या आरबीआई यूज कैसे करता है। फिलहाल अपन अभी एक टॉपिक देख रहे हैं, इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेसिकली है क्या? इन्फ्लेशन होता है डिमांड लेवल के बढ़ने से। इन्फ्लेशन है क्या? अ जनरल इंक्रीमेंट इन द प्राइस लेवल इज व्हाट वी कैन कंसीडर एज इन्फ्लेशन। प्रोडक्ट के प्राइस लेवल का बढ़ना इज व्हाट वी कैन कॉल एज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा आरबीआई? अब देखो, आरबीआई पब्लिक के पास तो जाके नहीं बोल सकता कि आप अपना पैसा मुझे दे दो, बट ऑब्वियस वो जो भी डिसीजन लेगा वो कमर्शियल बैंक के थ्रू ही करवाएगा, क्योंकि आरबीआई कमर्शियल बैंक से इंटरेक्ट करता है।
तो अब इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन रिजर्व बैंक का एक्शन क्या होगा अपन समझते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इंक्रीज देयर बैंक रेट और सीआरआर और एसएलआर, है ना, रिजर्व रेट पढ़े थे ना, सीआरआर एसएलआर, इनको बढ़ाएगा। या तो बैंक रेट बढ़ा सकता है, या सीआरआर बढ़ा सकता है, या एसएलआर बढ़ा सकता है, या ओपन मार्केट टूल के थ्रू सिक्योरिटीज को सेल करेगा कमर्शियल बैंक को। अल्टीमेटली सोच क्या है, लॉजिक क्या है? सेंट्रल बैंक पब्लिक के पास से पैसा कम करवाना चाह रही है, क्योंकि पब्लिक के पास अगर कम पैसा होगा तो प्रैक्टिकली रूप से डिमांड कम होगी। समझते हैं कैसे? अगर सपोज आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाए, तो आरबीआई का बैंक रेट बढ़ाएगी, इसका मतलब क्या होगा? कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इसका मतलब कमर्शियल बैंक को लोन अब महंगे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक टेक लेस लोन्स फ्रॉम आरबीआई, कमर्शियल बैंक लोन कम लेगी आरबीआई से। अब जब कमर्शियल बैंक लोन कम लेगी, इसका मतलब कमर्शियल बैंक की लोन देने की पावर कम हो गई, लैंडिंग पावर रिड्यूसेस, कमर्शियल बैंक लैंडिंग पावर रिड्यूसेस, कमर्शियल बैंक की लोन देने की पावर कम हो गई, लैंडिंग पावर कम हो गई। अब जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है देने को, लेकिन पब्लिक तो डिमांड कर ही रही है ना, देखो नॉर्मल पब्लिक विल डिमांड मोर फॉर लोन्स। तो अब इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन, कमर्शियल बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा लेगी, तो कमर्शियल बैंक इंक्रीज देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक बढ़ाएगी। ठीक है, अब जब कमर्शियल बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगी, तो क्या पब्लिक महंगा लोन खरीदेगी? नहीं। दैट मींस पब्लिक विल डिमांड नाउ लेस फॉर लोन्स, पब्लिक विल डिमांड लेस फॉर लोन्स, तो पब्लिक विल डिमांड लेस, तो फिर इसका तो पब्लिक भी प्रोडक्ट की भी डिमांड कम करेगी। एक बहुत एग्जांपल अच्छे से समझाता हूँ। देखो सपोज मानकर चलो मुझे एक कार परचेज करनी है, कार आ रही है मानकर चलो 1 मिनट के लिए 7 लाख रुपीस की। मैंने कहा मेरे पे 2 लाख रुपीस हैं, मैं रिमेनिंग 5 लाख रुपीस का लोन लूंगा। मैंने कार लोन लेने की सोची। एग्जाम्पल के लिए मानकर चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.25% है, तब इसका मतलब मेरे को कार कितने की पड़ेगी? मानकर चलो मेरा जो टेन्योर है, जो मैं टेन्योर ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ लेट अस सपोज 5 इयर्स का, लेट अस सपोज 5 इयर्स का। 5 इयर्स का अगर मैं लोन टेन्योर रखता हूं, तो मेरे को 1.41 लाख रुपीस का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। मतलब प्रैक्टिकली रूप से जो 7 लाख रुपए की कार थी वो मुझे प्लस 1,41,000 महंगी पड़ेगी। ठीक है, मैंने कहा भाई 5 साल का टेन्योर है, कर सकता हूं। अब अगर मानकर चलो मैं जैसे बैंक के पास लोन के लिए गया, और अब आरबीआई ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा लिए, बैंक रेट बढ़ गया, या सपोज एग्जांपल के लिए सीआरआर एसएलआर बढ़ गया, तो बट ऑब्वियसली बात है कमर्शियल बैंक जिसके पास मैं जाकर कार लोन ले रहा हूँ वो भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा लेगी। तो अब मैं गया था, कार लेने गया था, 2 लाख रुपए कैश रख के 5 लाख का लोन लेने, जिसपे मैं 1.41 लाख का इंटरेस्ट भरने को तैयार भी था। कहीं ना कहीं मुझे गाड़ी समथिंग इतनी एक्स्ट्रा देना पड़ रही थी, चल रहा था। लेकिन अब अगर मानकर चलो बैंक रेट या रिजर्व रेट इनके बढ़ने के कारण अगर कमर्शियल बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है, और वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर मानकर चलो करती है 11.75%। सपोज बैंक ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट करा 11.75%, इसका मतलब कहीं ना कहीं अब जो ये चीज 1.41 लाख में एक्स्ट्रा ले रहा था ना, अब मेरे को ये चीज 1.63 लाख एक्स्ट्रा देनी है। यानी कि प्रैक्टिकली रूप से ये चीज अब मुझे महंगी कितनी पड़ रही है? प्लस 22,000। पहले 1,41,000 दे रहा था, अब 1,63,000 दे रहा हूं, तो कायदे से 22,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गई ना, महंगी हो गई ना। अब मैंने लेकर कार वाले को बोला कि नहीं मैं लोन नहीं लूंगा, यानी कि मैं कार नहीं लूंगा। अब क्यों नहीं लोगे सर आप? अरे भाई 22,000 रुपये महंगी पड़ रही है, 22,000 रुपये महंगी पड़ रही है, इसका मतलब अब मैं एक्स्ट्रा अपनी पॉकेट से क्यों दूं? तो कहीं ना कहीं यहाँ इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था कि देखो कैसे बैंकों के इंटरचेंज हम लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं। यहां आरबीआई अपना बैंक रेट बढ़ा रही है, यहां जाकर कमर्शियल बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रही है, वहां जाकर
पब्लिक के ऊपर फर्क पड़ रहा है, तो पब्लिक भी कहीं ना कहीं अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से अपने ये चीज महंगी पड़ रही है तो वो लोन नहीं ले रही, या ये कह लो कि कहीं ना कहीं वो अब जाकर बैंक वाले को बोले, उसको कार वाले को बोले कि आप या तो पैसे कम करो या कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज दो। तो कहीं ना कहीं घुमाकर बात सिर्फ इतनी सी कहने की थी कि इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इंक्रीज देयर एनी ऑफ द टूल्स लाइक बैंक रेट बढ़ाएगी, सीआरएस बढ़ाएगी, उससे कमर्शियल बैंक का इफेक्ट पड़ता है। कमर्शियल बैंक अगर उससे अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगी तो उससे कमर्शियल बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से पब्लिक विल डिस्करेज टेकिंग लोन्स, तो उससे डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट का प्राइस कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कम हो सकते हैं। तो इट इज वन ऑफ द टूल इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट। ये जो अभी आपको पढ़ा है ये मैंने इन्फ्लेशन से रिलेटेड पढ़ा। इसका सेम टॉपिक अगर डिफ्लेशन होता है, यानी कि प्राइस गिर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ते हैं तो डिफ्लेशन में गिरते हैं, तो इसको सारे को उल्टा कर देना। जहां पर आपने यहाँ इंक्रीज वर्ड यूज किया वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। अभी फिलहाल इन्फ्लेशन है इसलिए इंक्रीज वर्ड लिखा हुआ है। तो ये जो आपने अभी पढ़ा, ये आपने क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी पढ़ी है बेटा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, जो आपके 12th इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के अंदर भी काम आती है। इसलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।